हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी पर। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जो कि आपकी रहेगी पूरी पेडागोजी जिसको हम कह सकते हैं। और लास्ट टाइम आपका चल रहा है, आज 2 दिन सिर्फ आपके पास बचे, तो जिसको हम लास्ट रिवीजन भी कह सकते हैं। आप एक वीडियो में कर सकते हो और आपके 15 में से 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो जो और बच्चे हैं या और कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उनकी हेल्प हो सके। मेरा मोटिव कहीं ना कहीं यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की जाए। ये मैंने अपने टाइम पे बनाए हुए नोट्स हैं, इनको फेयर करने का टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं इन्हीं के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं कह रही हूँ कि 100% पसंद आएगी। वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये भी मेरी गारंटी है। और 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। पर वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और ज़्यादा देर की नहीं है, 10-15 मिनट में आप ही लगा लो इंग्लिश पेडागोजी को एक वीडियो में कवर कर जाओगे। लास्ट रिवीजन जिसको कहते हैं। ज़्यादा बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास इंग्लिश पेडागोजी। सबसे पहले वही हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रीडिंग, कितने तरीके के रीडिंग होती है हमारी। जो पेपर में आते हैं मेन वही है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, क्योंकि कुछ कंटेंट आपने पढ़ा होगा। तो लास्ट रिवीजन जिसको हम कहते हैं, मुख्य मुख्य बातें, मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। और पेपर में एज इट इज इसी में से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फटाक से उनका आंसर दे सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ रीडिंग, स्कीपिंग। स्कीपिंग कहते हैं जो हमारी स्कीपिंग टाइप की जो रीडिंग होती है वो होती है कि हम उसमें मुख्य पर ध्यान देते हैं। इट इज़ क्लियर। और स्कीमिंग, स्कीमिंग होती है रीडिंग होल पैसेज, जिसमें हम पैसेज को, पूरे पैसेज को पढ़ते हैं रैपिडली टू गेट जर्नल ओवरव्यूज ऑफ मटेरियल, की ओवरव्यूज़ लेते हैं कि भाई जो पूरा हमारा मटेरियल है वो क्या कहना चाहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि निष्कर्ष के लिए पढ़ना, निष्कर्ष के लिए पढ़ना क्या कहलाता है आपका, कहलाता है स्कीमिंग। ठीक है। अब आ रही आती है स्कैनिंग की। स्कैनिंग इज रीडिंग इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, कि किसी चीज़ को स्कैन करना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें कोई स्कोर टेबल देखनी है कि भाई इंडिया ने कितने रन बनाए, तो हम पूरी टेबल को नहीं रीड करते, ये इंडिया कौन से टेबल पर चल रही है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पर, तो हम उस टाइम स्कैन करते हैं कि इंडिया कहाँ है, तो ओनली हम इंडिया का देखते हैं। तो इस तरीके की जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंटेंसिव, जिसको हम कहते हैं गहन अध्ययन, मतलब किसी चीज़ को या किसी पैसेज को या किसी स्टोरी को या किसी लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना, वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिव रीडिंग। इस ये जरूर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, भाई सीटेट में आता, इनमें से 100% आएगा, गारंटी है मेरी। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ना। इंसेंटिव होती है गहन और ये एक्सेंटिव होती है ओवरऑल आइडिया, मोटे मोटे तौर पर जिसको हम कह देते हैं उसके लिए पढ़ना। ओवरऑल मीनिंग और आइडिया के लिए रीडिंग। देखो मैंने ऐसे ही, आप ये मैंने अपने टाइम पे जो नोट्स बनाए थे वो हैं। तो ओवरऑल मीनिंग के लिए या आइडिया के लिए जो रीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो भाई ये एक टॉपिक तो आपका हो गया। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगी होंगी, 5 भी नहीं लगी, 4 ही लगी होंगी। टाइप ऑफ रीडिंग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्कीपिंग होती है कि मुख्य पर ध्यान देना। स्कीमिंग होती है कि होल पैसेज को रैपिडली पढ़ना, किसके लिए, निष्कर्ष के लिए पढ़ना। स्कैनिंग होती है कि स्पेसिफिक फैक्ट के लिए पढ़ना, वो होती है आपकी स्कैनिंग। और इंटेंसिव होती है गहन, कि गहन अध्ययन करना। एक्सटेंसिव होती है ओवरऑल आइडिया के लिए, वो क्या कहलाएगी आपकी, एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज़ क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। यहाँ से एक नंबर आपका भाई पक्का है, 100% है। अब बारी आती है कि टोटल साउंड कितनी है। तो हमारी टोटल साउंड है 45।
4। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है और आया हुआ है, आप PYQs उठाकर देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछते हैं टोटल साउंड तो आपको बतानी है 44। अगर आपसे पूछते हैं वोवल साउंड कितनी होती है तो आपको बतानी होंगी 20। अगर आपसे पूछते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती हैं तो होती हैं 24, और टोटल हो गई आपकी 44। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वोवल साउंड कितनी 20 और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी 24। अब बारी आती है क्लासिकल लैंग्वेज कि क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो हमारी कौन कौन सी हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो TSKTMO। इसको आप कैसे भी करके याद कर सकते हो। T से तमिल, S से संस्कृत, K से कन्नड़, T से तेलुगु, M से मलयालम, O से उड़िया। तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्लासिकल लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो कैसे भी याद करके, कैसे भी इसकी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। मैंने ऐसे ही बनाई हुई है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से कैसे याद रखोगे, पर ज़रूर पढ़ लेना। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है आपकी इस तरीके से याद कर सकते। T से तमिल, S से संस्कृत, K से कन्नड़, T से तेलुगु और M से मलयालम, O से उड़िया। तो आपके हो गए अब तक 3 टॉपिक, रीडिंग, साउंड और क्लासिकल लैंग्वेज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ये भी गारंटी है कि जो वीडियो होंगी वो हेल्पफुल होंगी, फालतू बकवास नहीं होगी मेरे चैनल पर। मॉर्फिम, अब बारी आती है कि मॉर्फिम किसे कहते हैं। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई, उसको क्या कहते हैं हम, मॉर्फिम। मीनिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं मॉर्फिम। आपको समझ आ गया होगा। सिंटैक्स, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को लेकर। तो सिंटैक्स जो होता है वो होता है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है या नहीं है। वाक्य विन्यास क्या, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ रूल को ध्यान में रखते हैं। क्या रूल होता है हमारा, ये तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट भी होना चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। इट इज़ क्लियर। तो सिंटैक्स क्या होगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से जो हमारा सेंटेंस है वो सही है या नहीं है। उसमें हम ध्यान रखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब बारी आती है सिमेंटिक कि सिमेंटिक किसे कहते हैं। सिमेंटिक होता है जिसकी मीनिंग सही हो, जिसमें हम रूल स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखते कि रूल मतलब जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सभी हैं या नहीं है। बस वो क्या होना चाहिए कि उसकी कुछ सेंस बननी चाहिए उस वाक्य की। तो इसको हम कहेंगे अर्थ की दृष्टि से सही है या नहीं, उस या मीनिंग या सेंस, ये कह सकते हैं कि सेंस की दृष्टि से वो सही है या नहीं है। अब आते हैं हमारे आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स कौन से होते हैं, जो उच्चारण में हमारी हेल्प करते हैं। एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ अ स्पीच साउंड। फॉर एग्जांपल के लिए लिप, टंग, ये क्या हमारे आर्टिकुलेटर्स जो हमारे उच्चारण में हमारी हेल्प करते हैं कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में। जैसे कि हमारे लिप हो गया, टंग हो गया, ठीक है। अब आती है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा। इन टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। टीचिंग की अगर हम बात करें तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज हमारी, फॉरेन लैंग्वेज है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम AOL करके भी याद कर सकते हैं। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल था हमारा 343 उसका पार्ट 1। और कब, 90, अगर आपसे पूछे कि कौन से संशोधन, तो ये भी मैंने उसमें डाला हुआ 1963
3 के अकॉर्डिंग। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका, अकॉर्डिंग टू NCF इन मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो आपका आंसर रहेगा टू ग्लोबल लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज? हमारी ग्लोबल लैंग्वेज। या पूछ ले अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसमें जो हमारी इंग्लिश है वो कौन सी है? तो वहाँ पर कौन सी है? सेकंड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज किसको रखा गया है? मदर टंग को रखा गया है। तो ये भी समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका 100% है, गारंटी वाली बात है। अब आते हैं आगे भाई, वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए आपके साथ साथ। जो भी कैंडिडेट या जो भी देखे अपने जानने वाले फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनको भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब बारी आती है कंस्ट्रक्टिव पेयर कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ वर्ड दैट आर सेम, जो सेम साउंड्स के होते हैं, सेम पेयर आपको लगते हैं, जैसे टेक, टैप, कैट, रेट, ये सेम जो पेयर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव पेयर। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। नेचुरल और डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड पर क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लिया जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कब ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये 1901 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। डायरेक्ट मेथड होता है कि जब हम मदर टंग को, बच्चे की मदर टंग को सेंटर में नहीं रखते, उसका यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चलते हैं, वो होता है डायरेक्ट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड किसने इन्वेंट किया? अगर आपसे पूछ ले तो किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट बाय HF पाल्मर ने इन्होंने इन्वेंट किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि एक भाषा की जगह पर दूसरी भाषा का यूज कर कर उस मेथड को समझाया जाए, वो कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन अप्रोच ये किसने दी थी? इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये किसने दी थी? आपके डेल हैमर ने दी थी। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। फॉर्मल मेथड कौन सा होता है? इस मेथड में जो परिभाषा है उसके नियमों को बताते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? फॉर्मल मेथड। क्या कहलाता है? फॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड होता है व्याकरण के नियमों के प्रयोगों को बताया जाता है। यहाँ पर क्या बताया जाता है? परिभाषा के नियम बताए जाते हैं। और यहाँ पर क्या बताया जाता है? व्याकरण के नियमों के प्रयोग को बताया जाता है। अब बारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है इंडक्टिव? जैसे नाम से ये इन पहले क्या आएगा? आपका एग्जाम्पल आएगा, बाद में रूल बताए जाएंगे, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसी के आधार पर नियम बताए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टिव मेथड ये आपका हिंदी में भी आता है, जिसको हम आगमनात्मक मेथड कहते हैं, कि जिसमें आगमन, जिसमें पहले ही किसका आगमन होता है? एग्जाम्पल का, उदाहरण का आगमन होता है, उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताए जाते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडक्टिव मेथड। फिर होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड होता है निगमात्मक, जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं और नियम व परिभाषा को बताया जाता है, फिर उदाहरण देकर यूज बताया जाता है। जिसमें पहले नियम या डेफिनेशन आएंगे, आपके रूल्स या डेफिनेशन आएंगे, वो कहलाएंगे आपके डिडक्टिव मेथड। और जिसमें पहले एग्जाम्पल आएंगे, बाद में नियम आएंगे, वो कहलाएंगे आपका इंडक्टिव मेथड। कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में ये जरूर आएगा, 100% आएगा श्योरली। अब बारी आती है कि कुछ फुल फॉर्म्स आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि इस तरीके की, ये BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपस में बातों को या दो बच्चों के वार्तालाप या दो बच्चों के कम्युनिकेशन को क्या दिया जाता है? इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये आप बिल्कुल याद कर लेगा, BICS की फुल फॉर्म
क्या होती है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब बारी आती है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपसे। CALP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी शिक्षा है या हमारी स्कूली शिक्षा है उसके लिए दूसरी भाषा का होना या भाषा सीखने का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जैसे फर्स्ट लैंग्वेज होगी या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, उन स्कूली शिक्षा में उनका बहुत महत्व है, जो कि स्टैंड करता है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। निपुण, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आएगा, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि निपुण क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब लॉन्च किया गया और इसका जो एम है वो क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। कि किस में प्रोफिशिएंसी लाई जाए? रीडिंग में। अगर आपसे पूछ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, फुल फॉर्म क्या हुई? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगर आपसे पूछे कि ये कब लॉन्च किया गया, तो कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। और इसका जो एम था वो क्या था? कि किसको इम्प्रूव किया जाए? जो फाउंडेशनल जो हमारी स्किल है उसको क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। इसका एम ये था। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया। एम था इसका इम्प्रूव फाउंडेशनल स्किल की, बच्चों की जो फाउंडेशनल स्किल है उसको क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। अब बारी आती है, लास्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे छोटे छोटे, कि जो मोनोफ्थोंग्स होते हैं वो किसे कहते हैं? और डिप्थोंग्स होते हैं किसे कहते हैं? तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर वोवल साउंड। जो प्योर वोवल साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोफ्थोंग्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं? टोटल साउंड इनकी कितनी होती है? 12 साउंड होती है। और आपसे पूछें कि डिप्थोंग कौन से होते हैं, तो इम्प्योर वोवल साउंड और कॉल्ड डिप्थोंग्स। ये कितने साउंड होती हैं इनकी? 8 साउंड होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए मोनोफ्थोंग्स कौन से होते हैं, प्योर वोवल साउंड, और डिप्थोंग कौन से होते हैं? इम्प्योर वोवल साउंड्स ये होते हैं 8 और मोनोफ्थोंग्स होते हैं आपके 12। इट इज़ क्लियर। तो ये थी भैया आपकी इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें से 100% 10 मार्क्स आपके जरूर बनेंगे अगर आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ पढ़ोगे, लॉजिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करोगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन और, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश में कितने नेजल्स हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि कितने नेजल्स हैं। 3 नेजल्स हमारे कौन कौन से, बाई चांस ये भी आपसे पूछ ले तो कौन कौन से? एम एंड एन जी, 3 है, एम एन और एन जी, ये हमारे होते हैं नेजल्स। इनको इंग्लिश के अगर 3 नेजल्स आपसे पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये थी आपकी इंग्लिश पेडागोजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दो भाई जिनका 21 को पेपर है। और मेरी तरफ से आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर में अच्छा स्कोर करें और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और हेल्पफुल रहें तो भाई बाद में भी कमेंट करके बता देना बेशक, पर कमेंट ज़रूर करना कि हेल्पफुल रही या नहीं रही, कि मेरी मेहनत काम आई या नहीं आई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो हिंदी की बनाऊंगी, एक आपकी CDP की बनाऊंगी, लास्ट रिवीजन जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय शिव शंभू।